हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 16, आज अपने पार्ट नंबर 12 इसका करने जा रहे हैं। तो इसमें जो अपने आज करेंगे वो है बुक के जो क्वेश्चन है उसमें बहुचयनात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है ना। मतलब कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे एक लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है, एक दो न्यूमेरिकल है बीच में, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने ये चैप्टर पूरी तरह अच्छे तरीके से तैयार कर रखा होगा उस बच्चे को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को समझने में, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अब बहुत ही खतरनाक टाइम चल रहा है, महामारी का टाइम चल रहा है। तो आप भी ख्याल रखें और आपके परिवारजनों का भी ख्याल रखें। और जब भी बाहर जाएं मास्क पहनकर जाएं आप, और बिल्कुल हाथ अपने धोकर, जब भी आप बाहर से आएं हाथ जरूर धोएं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही महामारी का टाइम है और बच के चलने वाला टाइम है ये। जिस तरीके से अपनी न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें यानी कि जो हाल है अब का देखा नहीं जाता है, इस तरीके का आता है, ठीक है। इतनी लाशें उठ रही हैं, तो इसी कारण आप भी ध्यान रखें और घर में रह के अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करें। नवदीप सर इसके लिए आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपने एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, परम शून्य ताप पर नैज जर्मेनियम और नैज सिलिकॉन होते हैं। तो ये नैज अर्धचालक क्या होते हैं? परम शून्य ताप पर मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक कोई भी हो वो किस तरीके का व्यवहार करता है, कुचालक की तरह। और जो कमरे के ताप पर या कम ज्यादा ताप बढ़ाने पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो आप कहोगे कि आदर्श कुचालक की तरह जो अपना अर्धचालक है वो व्यवहार करता है किस पर? परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन ताप पर ये बिल्कुल कुचालक होता है 100%। समझ आई? फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कुचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है। भी कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें किस कोटि का होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1, 0.01 और 6। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर लिखना होगा। लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 3 से अपने कहा था 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, तो ये 6 आ रहा है तो उस रेंज में तो अपने 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे न्यूमेरिकल है तीसरा। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ आपको? बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि नैज सिलिकॉन में कक्ष ताप पर आवेश वाहकों में प्रति एकांक आयतन संख्या, ये आवेश वाहकों की संख्या भी इतने मीटर क्यूब में इतने आवेश वाहक हैं। आपको आवेश वाहकों की संख्या में पर मीटर क्यूब लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है भी 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इतनी है, या होलों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है जो आवेश वाहक है उसमें, ठीक है। और नैज अर्धचालक है तो नैज अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं बच्चों? होल होते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इतनी हो तो होल की गतिशीलता आपको निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की भी दी हुई है, होल की भी दी हुई है। तो सिलिकॉन की चालकता आपको निकालनी है। तो चालकता के लिए अपने जो सूत्र पढ़ते हैं, नैज अर्धचालक, ये नैज अर्धचालक है तो उसकी चालकता का जो सूत्र होता है सिग्मा इज इक्वल टू, अपने जो पढ़ते हैं एन आई ई। एन आई इसमें क्या होता है? होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहाँ पर म्यू एन प्लस म्यू पी, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। क्योंकि वैसे तो जो इसमें होल इलेक्ट्रॉन की संख्या वो एन होती है और होल की संख्या पी होती है, लेकिन नैज अर्धचालक के लिए ये दोनों एन आई के बराबर आपने माने थे। समझ आई बात? तो इस कारण अपने उसको लेंगे। तो अब प्रति एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या इतनी आपको दी हुई है, 1.6 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। नैज अर्धचालकों में एन ई और एन पी, ठीक है, या एन और पी अपने माने तो वो एन आई के बराबर होते हैं। म्यू ई और म्यू एन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो होल और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिशीलता आपको दी हुई है। तो सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा के आप इसमें वैल्यू पुट करो। तो वैसे इन्होंने तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रखा है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके पास क्या था, एन आई और साथ में ई आता है और यहाँ पर म्यू एन प्लस म्यू पी आ जाता है। समझ आई बात? तो अब देखो एन आई का मान आपके पास, ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हो, इतना स्टेप आप चाहे मत करना, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 1.6 × 10⁻−19 ये तो ई का मान है, और 1.6 × 10⁻16 ये एन आई का मान है, और म्यू एन प्लस म्यू पी ये डायरेक्ट। तो जब 0.150 में 0.05, और ये अगर 3 अक्षरों में करना चाहो तो 0.050 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और
150, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 0.200 आ जाएगा, मतलब 0.20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.56 गुणा 10 की पावर कितना आ गया, 3, सॉरी -3, क्योंकि ये -19 है और ये 16 है, तो -19 और 16 -3 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, सॉरी वैल्यू आएगी 5.12 इंटू 10 की पावर -4। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने है बच्चों, समझ आई बात। अब उसके बाद एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। तो एक एनपीएन आपको ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और इसको आपने क्या है, प्रवर्धक के रूप में ला रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या पूछा हुआ है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर चलते हैं, होल उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं, होल आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं, और होल उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। तो अब क्या होगा इसमें, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, ये वाला जो प्रवर्धक के रूप में अपने काम में लाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को, तो आपको देखो यहां पर मैं डायग्राम सॉरी बताता हूं, यहां पर जो जो आपकी बुक में दिया हुआ है यहां से, ठीक है। तो जब आप इसको क्या कर रहे हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम में ले रहे हो, तो प्रवर्धक के रूप में वैसे अपने कॉमन इमीटर वाला लेते होते हैं। तो अब देखो कॉमन इमीटर वाला जब अपने प्रवर्धक के रूप में लेते हैं, तो अब बेस और इमीटर इसमें आपसे संबंध पूछा हुआ, उसमें आधार और जो उत्सर्जक है वही। तो अब इसमें आपके पास देखो क्या है कि जो आपकी धारा इस तरीके से बह रही है, तो धारा इस तरीके से बह रही है यहाँ पर इस संधि में, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके विपरीत चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आप कहोगे कि उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। क्या है, ये उत्सर्जक है यानी ई है और ये बी है। तो जब धारा इधर ऐसे बह रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धारा की विपरीत दिशा में बहेंगे। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन धारा की ठीक विपरीत दिशा में उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं, ठीक है। आपको ये प्रवर्धक वाला याद रखना पड़ेगा कि जो प्रवर्धक होता है उसमें क्या होता है कि जो अपने कॉमन क्या करते हैं, कॉमन इमीटर वैसे यूज करते हैं। देखो कॉमन बेस भी अपने यूज कर सकते हैं प्रवर्धक के लिए, दोनों ही परिपथ यूज किए जा सकते हैं, ये वाला भी यूज किया जा सकता है और नीचे वाला भी। इसमें भी यही कंडीशन लागू होगी। इसमें देखो आप कि जो धारा आपकी क्या है, बी से ई की तरफ धारा जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन ई से बी की तरफ आएंगे, मतलब उत्सर्जक से आधार। देखो इसको भी आप एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हो और इसको भी, नीचे वाले को भी एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हो, दोनों को यूज कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा अच्छा होता है एम्पलीफायर के रूप में यूज, और इससे अपने को उतना एम्पलीफाई ये नहीं कर पाता है, ठीक है। जो कॉमन बेस है वो बेनिष्ठ आधार वाला परिपथ है, लेकिन यूज दोनों को कर सकते हो आप, समझ आई। फिर संलग्न क्षेत्र में दिए गए परिपथ के लिए बूलिया समीकरण। अब आपको बूलिया समीकरण निकालनी है, तो सबसे पहले आप गेट देखो, ये नॉट गेट लगा हुआ है और ये यहां पर आपके पास और गेट है, और गेट है, तो और गेट तो प्लस करता है, तो प्लस तो आएगा यहाँ पर आउटपुट पर, ठीक है। अब अपने आउटपुट बनाते हैं, आउटपुट पर प्लस आएगा, y बराबर अपने लिख देते हैं यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया, गुणा वाला, ठीक है। अब उसके बाद बी सीधा लगा हुआ है, तो बी सीधा लगा है तो बी पर कुछ भी नहीं आएगा, तो अब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, तो बचा यही। बस इतने से ही हो गया, आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस क्वेश्चंस में। शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं होती, जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर आपको ऑप्शन चूज करने के बजाय ऑप्शन कट करने अगर आते हैं ना, तो आप क्या है जो आंसर है वो ज्यादा करेक्टली दे सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हो। तो यहाँ काटने आने चाहिए, तो आप देखो इतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको यहाँ पर लगाना है ए बार, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ से ए इनपुट आएगा, ये नोट गेट इसको ए बार बना देगा और यहां पर आगे ए बार प्लस बी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए बार प्लस बी। अब इसके लिए किसी एंड द्वार के लिए तीन निवेशी क्रमशः ए बी सी हैं, वाई निर्गत होगा। एंड गेट क्या करते हैं, तीनों का गुणा करता है, तो वाई बराबर ए इंटू बी इंटू सी, अगर तीन है तो वाई बराबर ए इंटू बी इंटू सी, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है कि किसी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा प्रवर्धक गुणांक। अब आधार परिपथ में धारा प्रवर्धक गुणांक मतलब अल्फा का मान आपको दिया हुआ है, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक में प्रवर्धन गुणांक था वो बीटा था, ठीक है। और उत्सर्जक धारा यानी आई, उत्सर्जक मतलब इमीटर आई ई आपको दी हुई है, तो आधार धारा यानी आई बी का मान आपको निकालना है।
आई बी का मान निकालना है। तो आप देखो अल्फा जो होता है, अल्फा आपके पास आई सी बटा आई ई होता है, ठीक है। तो आपको अल्फा दिया हुआ है और आई ई दिया हुआ है, तो अल्फा बराबर आई सी बटा आई है, तो आई बी तो अपने डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, लेकिन आपको पता है आई बी आई सी और आई ई अगर तीनों में संबंध होता है एक, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो अब देखो आप पहले आई सी का मान निकाल लो इस अल्फा इंटू आई ई करके। तो अल्फा 0.95 है, तो आई सी का मान अल्फा इंटू आई ई यानी 0.95 इंटू 2 1.90 मिली एम्पियर। तो अब आई बी का अगर आपको मान निकालना है तो आई में से आई सी वाली माइनस कर दो, तो 2 माइनस 1.90, मतलब कि आपके पास क्या आ जाएगा 0.1 मिली एम्पियर, यहां पर आपके पास आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 0.1 मिली एम्पियर है, 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन क्या है आपके, एक तो 14वें चैप्टर और 13वें चैप्टर दोनों से ही रिलेटेड है, और वैसे आपकी केमिस्ट्री से भी रिलेटेड। अब आप कहोगे कि क्यों, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में डी ब्रोगली का इक्वेशन पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर एच बटा पी। कोई भी अगर आपके पास द्रव्य कण होता है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, एच अपॉन पी के बराबर होती है, पी उसका संवेग होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। देखो फिजिक्स यहाँ हार्ड लगती है आगे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि देखो कहीं का फॉर्मूला कहीं यूज हो गया, तो अपने इस कारण अपने को हार्ड लगता है भी यार ये क्या हो गया, हम कैसे कर पाएंगे इसको। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस, अब आप देखो कि यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा, इसका अपने को पता कैसे लगा। तो देखो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी ऊर्जा आपको दी हुई है डेल्टा ई, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वह तरंग दैर्ध्य है जिसका अवशोषण जर्मेनियम प्रारंभ करता है। आपको लैम्डा निकालनी है, तो लैम्डा और ऊर्जा के बीच जो संबंध है वो आपके पास एक ही इक्वेशन बताती है, और वो कौन सी है आपके पास, ये वाली एच सी बटा लैम्डा बराबर ई जी, ठीक है। लैम्डा बराबर एच बटा पी आता है, और पी का मान अपने लैम्डा अपॉन सी या उस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि आइंस्टीन ने भी ये समीकरण दिया था, और डी ब्रोगली का समीकरण है ये। तो डेल्टा ई जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले इसको जूल में बदल लो, 0.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब ये समीकरण लगा दो। अब आप अगर सोचोगे कि सर ये समीकरण कहाँ से है, तो 14वें चैप्टर में समीकरण आप पढ़ चुके हो, ई बराबर एच सी बटा लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा ई जी का मान आपको दिया हुआ है, एच और सी का मान आपको पता होता है, लैम्डा का निकालना, तो लैम्डा इधर ले और डेल्टा ई जी नीचे ले जाओ। तो अब आगे तो कैलकुलेशन ही है। यहाँ पर एच का मान होता है जो प्लांक नियतांक होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे होता है डेल्टा ई जी 0.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये क्या आ जाएगा जब इसको काटोगे, ये वाला ऊपर वाला, तो 17.7 इंटू 10 की पावर आपके पास -7 आ गया है। यहाँ पर -7 कैसे आएगा कि देखो ये 19 और 8 27 हो गए, 27 और ये -34 है, तो -7 17.7 इंटू 10 की पावर -7 है ये यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपने इसको 10 की पावर -10 में बदलें, तो इसमें से 1000 आपको निकाल के इधर गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर -10 को अपने एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं, तो 17,700 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वही चीज आ गई कि अब आपको पावर नेगेटिव है और उसको बढ़ाना और है आपको, ठीक है। तो बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर इससे 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चित्र में प्रदर्शित दो नैंड द्वारों से प्राप्त तर्क द्वार है, तो ये आपने पढ़ा ही हुआ है, दो नैंड गेट इस तरीके से जोड़ते हैं। और अगर आपको नहीं पता लग रहा, तो अब यहाँ पर आप ए दो इनपुट, यहाँ पर बी दो, नैंड गेट इनको क्या करता है, इनका गुणा तो करता है लेकिन ऊपर बार लगा देता है। फिर आपने इनपुट के रूप में दिया इसको ए इंटू बी के ऊपर, एक बार तो था ही और एक बार और लग गया इस गेट में से गुजरने के बाद, और डबल बार आ जाए तो ए इंटू बी अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो ये एंड गेट की तरह काम करेगा। यहाँ पर आंसर आ गया आपका एंड गेट। अब 10वां क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर चित्र नहीं है, ये लिखा भी हुआ है। वैसे इंग्लिश मीडियम वाली बुक में उन्होंने डायग्राम बनाने की ट्राई की है, लेकिन उसमें मिस प्रिंट है, समझ में नहीं आता कि डायग्राम है क्या, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है 10वां, क्योंकि डायग्राम ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है अतिल गुत्रात्मक प्रश्न। तो अतिल गुत्रात्मक प्रश्न में पहला है कि संधि डायोड में, यानी डायोड है उसमें विसरण धारा की दिशा क्या होती है। तो विसरण धारा की दिशा P से N भाग की ओर होती है। अब आप कहोगे कि सर P से N भाग की तरह क्यों,
विसरण धारा वो होती है कि जब आपके पास कोई पीएन संधि डायोड है और यहाँ पर ये विभवरोधी का है, तो इसको तोड़कर जो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और होल इधर जाते हैं, और होल की दिशा में आप क्या लेते हो, धारा की दिशा लेते हो, और ये पी भाग है और ये एन भाग है, तो पी भाग से एन भाग की और विसरण धारा की क्या आ जाएगी, दिशा आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, विपरीत होगी। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर के लिए धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फा और बीटा में संबंध लिखो। अल्फा और बीटा में आपको क्या करना है, संबंध लिखना है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, तो अल्फा और बीटा में ये वाला संबंध आपके पास है ही, ठीक है। तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब नेक्स्ट है, क्या किसी अनअभिनत पीएन संधि पर उपस्थित रोधी का विभव को संधि के सिरों के मध्य वोल्टमीटर जोड़कर मापा जा सकता है। ये कह रहा है कि जो यहाँ पर अगर मान लो अपने पी और एन भाग यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाती है, अवक्षय परत बन जाती है, अवक्षय परत या विभव रोधिका बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कहता है कि विभव वी बी जो उत्पन्न होता है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टमीटर लगा के नाप सकते हो। तो डायरेक्ट वोल्टमीटर, ये संधि तो क्या है, ये अंदर रह गई है, और ना ही इसका खुद का अस्तित्व है। अभी दो इसके टर्मिनल हो, कोई अपने को अगर देखो वोल्टमीटर को जोड़ना है तो कोई दो टर्मिनल के बीच में तो होना चाहिए। तो ये संधि की कोई बाउंड्री नहीं होती, अपने को ऐसे नहीं पता होता वैसे यहाँ पर इसके दो टर्मिनल को जोड़ना है, तो अपने डायरेक्ट नहीं माप सकते इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, और गेट के लिए सत्यता सारणी बनानी है, तो और गेट हमेशा प्लस करता है, तो ये सत्यता सारणी यहाँ पर बनाई हुई है आपके पास, ये इनपुट वाला और ये आउटपुट है। फिर उस तर्क द्वार का नाम लिखिए जिसमें निर्गत तब ही एक होता है जब सभी निवेशी एक हो, तो एंड गेट में होता है, क्योंकि उसमें 0 0 0 एक आता है। यहाँ पर जब लास्ट में एक एक होता है तभी एक आता है, क्योंकि उसमें गुणा होता है, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम में लेने के लिए कौन सी संधि पश्च बायसित की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने लिखा हुआ है आधार संग्राहक संधि पश्च बायसित की जाती है, लेकिन मैं इस आंसर को आधा ही मानता हूँ, हाफ ही मानता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है वो आधा ही मानता हूँ मैं यहाँ पर। देखो क्या कि इसको समझ लो, इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो किस हिसाब पर दिया हुआ है, बुक से आपको बताता हूँ कि देखो मैंने आपको ये दोनों ही कहे थे भी, जो उभयनिष्ठ आधार है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, दोनों ही प्रवर्तक के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। तो देखो अगर उभयनिष्ठ आधार है तो यहाँ पर आप कहोगे कि आधार और जो संग्राहक संधि है इसको अपने क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। लेकिन जो आपके ट्रांजिस्टर प्रवर्धक दिया हुआ है उसमें उसमें क्या है कि जो ये वाले संधि है यहाँ पर, ये वाला जो परिपथ है सीई कॉमन इमीटर वाला है ये वाला, लेकिन यहाँ पर कॉमन बेस दिया हुआ है, ये बी नहीं आएगा, यहाँ पर ई आएगा, ठीक है ना। कॉमन बेस थोड़ा है, ये कॉमन इमीटर है, जब इमीटर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो आप देखो यहाँ पर ई आएगा। तो अगर आपके पास कॉमन इमीटर वाला है तो उसमें ईसी संधि को अपने क्या करते हैं, इधर वाली संधि को क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, मतलब कि उत्सर्जक संग्राहक संधि को। तो आप जो इसका आंसर लिखोगे ना, वो सही आंसर इसका पता क्या लिखोगे कि ट्रांजिस्टर के वास्तव में तो जो 99% है वो इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास अपने काम में लेते हैं, प्रवर्धक के रूप में काम में लेने के लिए ट्रांजिस्टर को। लेकिन उभयनिष्ठ आधार विन्यास भी कई जगह काम आता है, तो आप लिखोगे कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में तो आधार संग्राहक संधि पश्च बायसित की जाती है, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में उत्सर्जक संग्राहक संधि पश्च बायसित की जाती है। दोनों ही लिख दोगे, ठीक है ना। तो उससे आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है सेवंथ, उस ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान क्या होगा जिसके लिए बीटा इतना है, तो अल्फा बराबर बीटा बटा बीटा प्लस 1, 19 बटा 20 यहाँ पर 0.95 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो चित्र में प्रदर्शित डायोड किस अभिनति में है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब आप देखो कि ये इसका एन साइड है और ये पी साइड है, और पी भी प्लस से जुड़ा हुआ है और एन भी प्लस से जुड़ा हुआ है। तो अब आप किस तरीके से पता लगाओगे भी ये एन और पी है जो इसके कौन सा मतलब ये भी प्लस से है और ये भी प्लस से है, तो आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का पता कैसे लगाओगे। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बायसिंग पता करने के लिए अपने उसको ये देखते हैं कि कौन सी संधि पर उच्च विभव लगाया, कौन सी पर निम्न विभव लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर P पर निम्न विभव है, निम्न विभव को अपने एज ए नेगेटिव मानते हैं और उच्च विभव को एज ए अपने पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं। तो ये वाला सिरा उच्च विभव पर और ये निम्न पर है, तो P वाला निम्न पर मतलब नेगेटिव विभव पर है, तो मतलब ये वाला जो डायोड है ये पश्च अभिनति में है,
ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें। समझ आई बात? तो इस कारण ये क्या है, पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायस में है। तो ये बच्चों था आपके क्वेश्चन इसके बुक के। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एक थोड़े डिफरेंट तरीके से मैं करवाने की कोशिश करूंगा। मतलब एक डिफरेंट तरीके की वीडियो होगी। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस तरीके से कर लिया करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा आसान पड़ता है। अब जो गर्मी का मौसम आ गया और जो इस कारण जो बोर्ड पर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बोर्ड पर भी अपने पढ़ेंगे, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके और फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कर देंगे दी एंड। ठीक है, तो इस तरीके से चैनल को अपना प्यार देते रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें घर पर, और कोरोना से बचे रहें। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।